जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रगौरव के क्वेश्चंस की वीडियो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है इस चैनल की है, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड की थी राष्ट्रगौरव के लिए उसमें से आपके एग्ज़ाम में 100 में से 80 क्वेश्चंस जो हैं मिल गए थे आपके परीक्षा में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग राष्ट्रगौरव की प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। और जो है पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रगौरव की इस वीडियो को पसंद किया गया है। और साथ ही साथ उस वीडियो में आप लोग कमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपका राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 100 प्रश्न आते हैं, उसमें कई बच्चों का जो है 80 से 90 प्रश्न तक मिल गया था। ठीक है, तो राष्ट्रगौरव की सबसे अच्छी जो वीडियो है, सबसे क्वालिटी वाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई थी और इस बार भी की जा रही है। आज वाली इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके इस साल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको राष्ट्रगौरव का सिलेबस बता देता हूँ। इस बार का जो सिलेबस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका सिलेबस है, इसमें चेंजेस थोड़े से भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रगौरव का सिलेबस चेंज नहीं होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रगौरव में 2 खंड होते हैं। खंड क में राष्ट्रगौरव से संबंधित आता है प्रश्न, जिसमें आपका सिलेबस यह रहने वाला है। और खंड ख में आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ खंड ग में जो है खंड ग भी होता है, उसमें मानवाधिकार अध्ययन से संबंधित प्रश्न आते हैं। और इनसे संबंधित इतने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो से आपके जो है बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में मैच करते हैं। ठीक है, और हर साल ही मैच करते हैं। तो इस बार और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है। ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख है वह किस ग्रंथ में है। यह प्रश्न देखिए 3 बार आपके परीक्षा में आ चुका है। तो राष्ट्र शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह ऋग्वेद में है। इस प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, आधुनिक किस राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक जो है राज्य से ठीक है, राज्य से आप राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का जो अर्थ होता है वह होता है दीप्ति, यानी कि प्रकाश। ठीक है, अगला है, राष्ट्रगौरव के तत्व क्या है। देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह मैं हर साल आपको बता देता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि राष्ट्र जो गौरव है उसके तत्व क्या है। तो जो है आपका राष्ट्र की संस्कृति भी आपका तत्व है, राष्ट्र की सभ्यता भी आपका तत्व है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी आपका तत्व है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है। तो यह जो है दीप्ति, चेतना और ज्ञान, यह तीनों के अर्थ में आया है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रचित्त शब्द का अर्थ है। तो राष्ट्रचित्ती शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है राष्ट्रीय चेतना। देखिए आप लोग चीती से याद रखेंगे चेतना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा मैं आपको वहीं पे बता दूंगा और आप लोग वहीं पे उसको तैयार कर लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न जैसे कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या होता है। तो राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार भूमि होता है। देखिए कुछ आए या ना आए यह प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, यह जो है राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार, द्वितीय आधार और तृतीय आधार जरूर पूछता है। तो प्रथम आधार आपका भूमि है, द्वितीय जो है जन है और तृतीय जो है संस्कृत है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पूछा है तो प्रथम आपका क्या होता है, भूमि होता है। द्वितीय पूछेगा तो जन होगा, तृतीय पूछेगा तो संस्कृत होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पक्का है आपकी परीक्षा में आता है। अगला, निम्न में से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्र के 3 घटक होते हैं, भूमि, जन और संस्कृति। तो भूमि है, जन है, संस्कृति है, लेकिन संस्कार तो है ही नहीं, इसीलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा घटक नहीं है। और यह प्रश्न भी आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द से किस का बोध होता है। तो राष्ट्र शब्द से दीप्ति का बोध होता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है। तो राष्ट्र गौरव का जो अभिप्राय है वह है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की
जानकारी। ठीक है, तो राष्ट्र गौरव का मतलब क्या होता है? राष्ट्र गौरव शब्द का मतलब होता है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी। अगला है वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? यानी कि वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? तो श्री, विष और वाक, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये तीनों शब्द आया है। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होंगे वह साइंस साइड से होंगे, जैसे कि बीएससी कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे या फिर अन्य कोर्स कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यह जो है इतिहास वगैरह के प्रश्न रहेंगे, थोड़ा मतलब अलग सब्जेक्ट रहता है, तो उनको क्या है रटना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों को बता रहा हूँ उसको आप लोग देख लेंगे और वो वाली प्लेलिस्ट जरूर देखेंगे जिसमें से 80 प्रश्न मिले थे, 80 से 90 प्रश्न जो है छात्रों के मिले थे। वो वाली अगर आप प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हैं और यह वाला वीडियो जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं इस समय, इसको देख लेते हैं, तो आपका राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम 1000% गारंटी है कि आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नहीं निकलता है तो आप लोग कमेंट में आकर इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि आपके वीडियो से एक भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इसकी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि हमारे बताए गए ही प्रश्न आते हैं राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भूमि, जन, संस्कृति होते हैं, शासन नहीं होता है। यह तो आप लोग अब बता ही सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा कुछ भी आएगा तो नहीं होता है। राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्रा तवम राष्ट्राणी। ठीक है, संस्कृत में लिखा है मंत्रा तवम राष्ट्राणी रक्षासि किस ग्रंथ का है? तो यह बेसिकली अथर्ववेद का है। ठीक है, ऐसे एक जो है लाइन लिख के आ जाता है और पूछता है किस ग्रंथ का है, किस वेद का है। ठीक है, तो यह बेसिकली जो है आपका अथर्ववेद का है। इसके पहले मैंने आपको कुछ और वर्ड भी बताए थे, कुछ और लाइन भी बताई थी उस वाली वीडियो में, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्र गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होती है? तो राष्ट्र जो गौरव की वृद्धि होती है दर्शन से होती है, साहित्य से होती है, कला एवं विज्ञान से भी होती है, लेकिन सांप्रदायिकता से नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्र के और कौन से अमिधन या फिर नाम है? ठीक है, भारत राष्ट्र के और कौन से नाम है? तो जम्बूद्वीप भी है, हिंदुस्तान लिखा है जबकि हिंदुस्तान होता है, आर्यावर्त भी भारत का नाम है। ठीक है, जम्बूद्वीप भी नाम है, था मतलब जम्बूद्वीप भी था, आर्यावर्त भी था, हिंदुस्तान तो है ही, तो यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समानार्थक शब्द क्या है? तो राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समानार्थक जो शब्द होता है वह होता है नेशन। नेशन कौन सा शब्द है? आपका आंग्ल भाषा का शब्द है। ठीक है, राष्ट्र को ही नेशन कहते हैं। राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है? तो राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय है स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियाँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है? तो यह जो संकल्पना है वह वैदिक ऋषियों की है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक ऋषियों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताते चल रहा हूँ कि राष्ट्र गौरव की मैंने प्लेलिस्ट इस बार भी बना दी है, तो इस बार भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक करेंगे और सारी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही वीडियो को देख लेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर मैं एक वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड करूँगा तो उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन आपको सारी वीडियो देखनी है क्योंकि आपका राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम 3 साल में एक ही बार होता है, आपको एक ही बार पास करना होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको तीनों साल में एक बार आपको पास करना है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पास करें, सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, केवल एक ही बार। ठीक है, तो आप लोग सारी वीडियो को देख लेंगे। अगला है, राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है? देखिए, यह बार बार प्रश्न आ रहा है, कितना बार मैं आपको बता चुका हूँ कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है कि राष्ट्र के मूल घटक कौन कौन से हैं, प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, और यह पूछ सकता है कि मूल घटकों में कौन कौन नहीं है। तो भूमि, जन, संस्कृत तो है ही, राजा नहीं है। अगला है, राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्रदा राष्ट्र में देही किस ग्रंथ में की गई है? तो यह यजुर्वेद में की गई है। ठीक है, अगला है, राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? तो राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने तप एवं यज्ञ से प्राप्त किया था। ठीक है, अगला है, भारत भूमि को क्या माना गया है? तो भारत भूमि को आप सभी लोग जानते हैं कि माता मानते हैं, हम लोग भारत माता मानते हैं। ठीक है, पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो पुराणों के अनुसार जो है भारत की भौगोलिक स्थिति है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण। ठीक है, भारत कहाँ पे स्थित है? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, यह भौगोलिक स्थिति है भारत की पुराणों के अनुसार। ठीक है, अगला है, पौराणिक साहित्य में
भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है? तो पौराणिक साहित्य में भारतीय भूभाग के लिए जम्बू द्वीप आया है। अगला प्रश्न है, मातृभूमियः पुत्रो अहम पृथव्य, अर्थात भूमि माता है और हम उसके पुत्र हैं, यह किस ग्रंथ का उद्घोष है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ भी चुका है। तो बेसिकली यह अथर्ववेद का है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो यह वीडियो बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और उनकी जो है हेल्प हो सकेगी। पिछली बार की तरह आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यूज आए हैं वीडियो पे, राष्ट्र गौरव वाले पे, तो आई होप इस पे भी आएंगे। नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ही अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भला हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, व्यूज और लाइक से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह बस एक नंबर है। अगर आपकी हेल्प हो जा रही है, अगर इसे 10 स्टूडेंट भी पढ़ के पास हो जा रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगला है, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह विष्णु पुराण में मिलता है। अगला है, राजतंत्र क्या है? तो राजतंत्र है शासन का एक प्रणाली। अगला है, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह परराष्ट्र नीति से संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कौटिल्य ने किया था। अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य, मतलब कौटिल्य ने लिखा था, का मुख्य वर्ण विषय क्या है? ठीक है, तो मुख्य वर्ण विषय था राज्य व्यवस्था। अर्थशास्त्र से लगता है आपको कि यह इकोनॉमिक्स वगैरह होगा, इकोनॉमिक्स की किताब होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था और यह बेसिकली राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स मत मार दीजिएगा, मतलब हाँ अर्थशास्त्र आता है तो इकोनॉमिक्स लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह राज्य व्यवस्था से संबंधित होती है। गणराज्यों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो गणराज्यों का संचालन है गण एवं संघ द्वारा होता है। ठीक है, विदत क्या है? तो विदत विद्वानों की सभा होती है। सभा और समिति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह स्वायत्त त्रैफी संस्थाएं हैं, सभा एवं समिति। अगला है, सभी सभा और समिति प्रजापति की दो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ पर वर्णित है? तो यह अथर्ववेद में है, यह अथर्ववेद में है, यह अथर्ववेद में है। यह मैंने 3 बार इसलिए कहा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछता है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह जो लाइन है यह कहाँ पर वर्णित है? तो यह अथर्ववेद में है। ठीक है, गणराज्य में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है? तो मंत्रिपरिषद जो है संस्था है। अगला प्रश्न है, एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा थे? तो इसमें 7,707 थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणराज्य के शासन विधान के अनुसार मतदान अधिकारी के लिए कौन सा शब्द आया है? तो इसके लिए सलाका ग्राहक आया है। अगला है, गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वह गणाध्यक्ष होता था। ठीक है, गणराज्य जब काल था तो मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है गणाध्यक्ष कहलाता था। बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने गणराज्य थे? तो यहाँ पर देखिए गणराज्य पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 तो गलत दिया है, 16 होना चाहिए। ठीक है, अगला है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, गणराज्य की केंद्रीय समिति जिसमें राजा की शक्ति निहित होती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे संस्थागार। ठीक है, और यहाँ पर जो गणराज्य वगैरह आ रहा है बार बार, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। गणराज्य मतलब वही महाजनपद, तो 16 महाजनपद थे तो 16 इसका राइट होगा। और साथ ही साथ इनकी जो समिति थी उनके वह राजा की शक्ति उसमें निहित होती थी, उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग संस्थागार कहते थे। हम लोग नहीं, मतलब उस समय के लोग। अगला है, यह आध्यात्मिकता सहिष्णुता तथा संस्कृत भाषा का प्रवाह भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गोविंद चंद पांडे का। अगला है, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेसिकली नरेंद्र मोहन का है। अगला है, संस्कृत कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है। यह कथन किसका है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कथन बेसिकली आपका है स्पेंसर का।
अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो सत्यमेव जयते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से संबंधित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो है छपे रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इसी बात पर आप लोग कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृत में सावयवों में व्याप्त एक अंतर्यामी अध्यात्म तत्व को जानने पर अधिक बल दिया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है V.S. अग्रवाल का। अगला है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे? तो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यह जो है आपके वर्ण व्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला है एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ जो आदर्श संबंध है उन्हीं संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं। यह विचार किसका है? ठीक है, तो यह बेसिकली विचार जो है आपका वह श्रीवास्तव का है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा। हाँ, अभी ठीक है। तो यह जो विचार है वह है श्रीवास्तव का। अगला है जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें से कौन समाज का मुख्य तत्व नहीं है? तो क्षेत्रीयता जो है समाज का मुख्य तत्व नहीं है। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, स्टार मान लीजिए। प्राचीन भारत के शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? सुश्रुत को। नागार्जुन रसायनज्ञ थे, और ये भी आ सकता है कि रसायनज्ञ कौन थे? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन रसायनज्ञ ने किस ग्रंथ का प्रणयन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रस रत्नाकर का किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौटिल्य ने स्वर्ण के कितने प्रकार बताए हैं? तो कौटिल्य ने स्वर्ण के 5 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार कितने वर्णों का सोना पूर्ण शुद्ध होता है? तो 16 वर्णों का सोना जो है पूर्ण शुद्ध होता है। आप लोग यहाँ पे 24 खोजेंगे, लेकिन कौटिल्य के अनुसार 16 होते थे। ठीक है, ऋग्वेद के अय शब्द किस धातु के लिए? अय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अय का मतलब होता था लोहा, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, ऋग्वेद में जहाँ भी अय आता है उसका मतलब होता है लोहा। लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं? तो लोहे में कार्बन की मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? ढलवा, इस्पात और पिटवा लोहा। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। अगला है लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? लोहे से चिकित्सा का उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अथर्ववेद में है। रांगे का वैदिक नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रपु। जैसे आपका अय का मतलब लोहा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चांदी के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चांदी के 4 प्रकार हैं। आप लोग यहाँ पर प्रकार भी देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पारद यानी मरकरी का एक और क्या नाम है? ठीक है, इसका एक और क्या नाम है? तो इसका नाम है दरद। ठीक है, पारद, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारद, और इसका एक और मतलब नाम क्या है? दरद। ठीक है, दर्द वाला दर्द नहीं है, पारद, दरद। फड़ शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन की विधि का व्यापक उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा, यहाँ पर राइट आंसर इसका गलत दिया है। देखते हैं प्रश्न क्या था। फड़ शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन की विधि का व्यापक उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है, अच्छा किस ग्रंथ में है यह पूछा था, तो यहाँ पर दिया गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेकिन यह आंसर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र तो आपका राजनीति से संबंधित है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर की वगैरह नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और यह बताते बताते जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यह मैं हर साल आपके लिए अपलोड करता हूँ। और यह जितने भी प्रश्न हैं मेरे को लगभग हर एक प्रश्न जो है याद हो चुके हैं। ठीक है, तो फड़ शोधन आपका प्यूरिफिकेशन उसमें आता नहीं है, क्योंकि वो राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका रसायन शास्त्र होगा। ठीक है, रस शास्त्र यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपका सही नहीं होगा, रसायन शास्त्र होना चाहिए। आप लोग इसका जो है ऑप्शन जो है मतलब सही आंसर जो है कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चारों ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो यह बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वह तो राज्य व्यवस्था से संबंधित था। आई थिंक नहीं, क्लियर और राज्य व्यवस्था से संबंधित था, तो इसमें आपका फड़ शोधन नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, या फिर चारों ऑप्शन गलत है या फिर इसमें से कोई सही है। ठीक है, हालांकि अगला प्रश्न देखते हैं। जफ्ता क्या है? तो जफ्ता एक मूल धातु होती है।
पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। पीतल में किस आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है, मतलब क्या क्या मिला के पीतल बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मिश्र धातु है तो मिश्र धातु का मतलब दो से अधिक या फिर दो धातुओं को मिला के बनाया जाएगा। तो पीतल में क्या क्या मिला के बनाया जाता है पीतल को। अगला इनमें से क्या सही नहीं है, तो आप लोग सभी पढ़ेंगे तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि रांगे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को था। वैदिक काल के लोग रांगे से भिन्न थे, थे, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता था, यह भी सही है, ठीक है। अगला है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी सही है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के तांबे का, मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि 4 प्रकार के तांबे का, ठीक है। अगला है इनमें से किसने रसायन का उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया है, तो मनु ने अपने ग्रंथ में रसायन का उल्लेख नहीं किया है। चरक संहिता में रसायन का कितने पदों में है, चरक संहिता में रसायन जो है 4 पदों में है। चरक संहिता में आयुर्वेद के कितने अंगों का उल्लेख है, तो चरक संहिता में आयुर्वेद के 8 अंगों का उल्लेख है। चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ जो है वह 2 प्रकार की होती है, वाजीकरण और रसायन। इनमें से किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है, तो चरक ने जो है यह जितने भी रसायन दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में, त्रिफला हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया, इन सभी का जो है उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है आचार रसायन का संबंध किससे है, तो आचार रसायन का जो संबंध है वह प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है इसको ना देख के हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, चारों वेदों में संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामवेद जो होता है आपका संगीत से संबंधित होता है। और इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, अगली वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो राष्ट्रगौरव का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।